The Rules of Money. Book by Richard Templer. Introduction. ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, इन्फ्लुएंस और फ्रीडम को बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग अपनी इनकम बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। क्या ये बात सच है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जाते हैं और गरीब और ज्यादा गरीब? क्या आपको रातों रात अमीर बनने वाले इन्वेस्टमेंट स्कीम पर विश्वास करना चाहिए? आप लोगों का इंटरेस्ट उस चीज की तरफ कैसे खींच सकते हैं जो आप बेच रहे हैं? क्या सक्सेसफुल होने के लिए आपको फाइनेंस के बारे में सब कुछ सीखना होगा? इस समरी में आप जानेंगे कि आपका बैकग्राउंड या आपकी सिचुएशन आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बदलने से क्यों नहीं रोक सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे आपका आलस आपके अमीर बनने के गोल पर गहरा असर डालता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों का आपको देखने का नजरिया सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये समरी आपको ये भी सिखाएगी कि इम्पल्स में आकर यानी बिना सोचे समझे चीजें खरीदने की अपनी आदत को कैसे दूर किया जाए। इस समरी में बताए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ अपनी लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। Anybody can be wealthy, you just need to apply yourself. हम अक्सर सोशल मीडिया और न्यूज़ पर अमीर लोगों के लाइफस्टाइल को देखते हैं। हमें उनकी लाइफ किसी सपने जैसी लगती है जिसे जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम हर महीने बस अपनी सैलरी से संतुष्ट हो जाते हैं और इस बारे में सोचते तक नहीं कि हम भी ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये ना आपका मजहब, सोशल स्टेटस देखता है, ना इसे इस बात से मतलब है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। हर दिन आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। आपके पास भी बाकी लोगों की तरह सभी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप भी जितना चाहें उतनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है और वो है आपका डर और पैसे को लेकर गलतफहमी। इस दुनिया में बेशुमार पैसा है और जब तक आप इसके लिए काम करते रहेंगे तब तक आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। पैसा ये नहीं जानता है कि उसे कौन हैंडल कर रहा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। पैसा इस्तेमाल करने, खर्च करने, सेव करने और इन्वेस्ट करने के लिए होता है। ये आपको जज नहीं करता कि आप इसे पाने के काबिल हैं भी या नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। वो अलग अलग तरह के लोग हैं। उनमें से कुछ सोफिस्टिकेटेड लगते हैं और कुछ अनसिविलाइज्ड यानी जाहिल। कुछ इंटेलिजेंट लगते हैं और कुछ बेवकूफ। कुछ ऐसे भी हैं जो काबिल हैं और ऐसे भी लोग हैं जो काबिल नहीं हैं। लेकिन एक चीज तो इन सभी में कॉमन है, वो है कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर पैसा कमाने के लिए कोशिश करना। दूसरी तरफ एक गरीब इंसान कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर आगे बढ़ने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। वो इस बात के लिए बहाने ढूंढता है कि इस अपॉर्चुनिटी से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए अमीर और अमीर होता जाता और गरीब और ज्यादा गरीब। आम तौर पर यह माना जाता है कि गरीब लोग अपने हालात और परवरिश की वजह से गरीब हैं, लेकिन अगर आपके पास एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कैपिटल है तो आपके पास अमीर बनने की पावर है। हाँ, ये जर्नी मुश्किल तो होगी लेकिन यकीन मानिए कि ये मुमकिन भी है। याद रखिए कि पैसे सोच समझ नहीं सकता है। ये देख या सुन नहीं सकता कि उसे कौन हैंडल कर रहा है। वो इस बात को जज नहीं करता कि इसे रखने के लिए आप काबिल हैं या नहीं। इसे इस बात की परवाह नहीं है कि आपने कल क्या किया था, इसलिए पैसे को लेकर अपनी सोच को चैलेंज कीजिए। इस बात पर यकीन कीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं और आप जरूर बनेंगे। मोस्ट पीपल आर टू लेजी टू बी वेल्थी। हम सभी मिलियनेयर बनना चाहते हैं और ऐशो आराम की लाइफ जीना चाहते हैं। हमने कई लोगों की कहानी सुनी है जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, लेकिन ये ऐसे सपने हैं जो कभी सच नहीं होंगे और आखिर में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस वैसा ही रहेगा। हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी जीतकर या पूर्वजों की जायदाद मिलकने से चमक जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे गिने चुने लोग ही हैं जिनके साथ ऐसा होता है।
किसी का भी लॉटरी जीतने का चांस बहुत कम होता है, इसलिए आपका मकसद एक रियलिस्टिक गोल को पाने का होना चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो नहीं बनना चाहते, इसलिए तो वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं। वो लॉटरी की टिकट खरीदने जैसे बिना मेहनत वाले तरीके अपनाते हैं। वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ लोग तो पैसे को बुरा मानते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करना शैतान का काम है। उनका मानना है कि अगर आपको किस्मत या इत्तेफाक से पैसा मिल जाए तो वो ठीक है। अमीर बनने के लिए ऐसी सोच को अपने मन से निकाल दीजिए। दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर लोगों की तरह सोचिए। पैसा कमाने के लिए आपको सुबह उठने, पढ़ने, सीखने, कुछ सैक्रिफाइस करने, पूरे दिन पक्के इरादे और फोकस्ड रहकर बिताने और रात को सोने तक अपने मकसद के लिए काम करने की जरूरत है। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन, साइमन कॉवेल जैसे लोगों को ही देख लीजिए। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पूरी मेहनत, पैशन और फोकस के साथ काम किया है। उन्होंने हर रोज इतना काम किया है जो एक आम इंसान पूरे महीने में नहीं करता है, और वो किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही मेहनत करना शुरू कर दिया और अब तक ऐसा ही करते आ रहे हैं। पैसा तो पहले से ही मौजूद है, आपको सिर्फ उसे हासिल करना है, और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको घंटों मेहनत करनी होगी। इस बुक के ऑथर रिचर्ड टेम्पलर की टीम में आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें एम्बिशियस, डेडिकेटेड और आगे चलने वाले लोगों के साथ काम करना पसंद है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने गोल की तरफ पहला कदम उठाइए। नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। क्या आप कभी किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए हैं और वहां रखी हजारों डॉलर की पेंटिंग्स की तरफ देखकर सोचा है कि वो इतनी महंगी क्यों हैं? क्या आपको मशहूर डिजाइनर्स के कपड़ों का प्राइस सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, कपड़े इतने महंगे कैसे हो सकते हैं? एक बार रिचर्ड टेम्पलर ने अपने फादर-इन-लॉ से पूछा कि क्या एक फैंसी रेस्टोरेंट से खरीदी हुई 100 की वाइन का टेस्ट किसी लोकल शॉप से खरीदी हुई 15 की वाइन के टेस्ट से ज्यादा अच्छा होता है। इस पर उनके फादर-इन-लॉ ने जवाब दिया कि जब लोग किसी रेस्टोरेंट में 100 की वाइन खरीदते हैं तो वो सिर्फ वाइन के पैसे नहीं देते हैं, बल्कि वहाँ के एम्बियंस, क्वालिटी, अच्छा टेबल क्लॉथ, प्राइवेसी, सर्विस, रेस्टोरेंट का लोकेशन और अच्छी कंपनी जैसी चीजों के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं। सिर्फ वाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उसे महंगी वो चीजें बनाती हैं जो उसके साथ आती हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज या सर्विस की कीमत जानते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने वाला यानी सेलर उसका प्राइस तय करता है, लेकिन कस्टमर उसकी वैल्यू तय करते हैं। जैसे एक पेंटिंग के कैटलॉग में उसका प्राइस 1000 दिया हुआ है। उस पेंटिंग का असली प्राइस शायद उससे बहुत कम होगा, लेकिन अगर कोई उसके लिए 1000 या उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है तो उस पेंटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है। रिचर्ड के पास मर्सिडीज कार का एक पुराना मॉडल था। जब उन्होंने उसे खरीदा था तो उस वक्त वो इतना महंगा नहीं था। एक बार रिचर्ड अपने दोस्त से मिलने गए जिसके पास एक नई और मॉडर्न कार थी। रिचर्ड के दोस्त ने उनकी कार को देखा तो कहा कि लगता है रिचर्ड पैसों में खेल रहे हैं, तभी तो ऐसी कार खरीद पाए हैं। तब रिचर्ड ने उन्हें बताया कि उन्होंने उसकी कार के प्राइस से 5 गुना कम पैसे में वो कार खरीदी थी। लेकिन उनके दोस्त इस बात को नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्होंने उस विंटेज कार की वैल्यू की तरफ ध्यान दिया था, ना कि उसके प्राइस पर। आपको दूसरों की सर्विस और स्किल की वैल्यू को पहचानना सीखना होगा। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखने की कोशिश कीजिए, उसके प्राइस को नहीं, और आप देखेंगे कि आपका हर डिसीजन आपके अमीर बनने के गोल का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। इसके अलावा आपको अपने स्किल और अपनी सर्विस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। इस बारे में सोचिए कि आप लोगों को क्या दे सकते हैं और फिर अपने नॉलेज और स्किल को उसके वैल्यू के हिसाब से बेचिए। इसका प्राइस आपके प्रोडक्ट के लिए फाइनेंशियल रिवॉर्ड होगा और वैल्यू वो होगा जो कस्टमर मानता है कि उनके लिए आपके प्रोडक्ट की क्या कीमत है या वो कितना इम्पोर्टेंट है। ओनली बाय लुकिंग वेल्थी कैन यू बिकम वेल्थी। एक बार रिचर्ड ने एक आदमी को जॉब वैकेंसी के बोर्ड को पढ़ते हुए देखा।
उस आदमी ने एक हुडी टी शर्ट साथ गंदे स्नीकर्स पहने हुए थे। उसने शेव नहीं किया था, वो झुककर खड़ा था और उसने अपने हाथ अपने पॉकेट में डाले हुए थे। रिचर्ड को लग रहा था कि अगर वो आदमी इस तरह जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। रिचर्ड ये भी जानते थे कि वो आदमी या तो उस एम्प्लॉयर को खराब व्यवहार के लिए कोसेगा या फिर सारा दोष अपनी जिंदगी के हालत पर लगा देगा। रिचर्ड ने अपनी जिंदगी में कई जॉब इंटरव्यू किए हैं और वो इस बात से निराश हो जाते थे कि लोग किस तरह इंटरव्यू देने के लिए आ जाते हैं। जब रिचर्ड उनसे पूछते थे कि वो उस कंपनी के बारे या कंपनी के काम के बारे में क्या जानते हैं तो वो जवाब ही नहीं दे पाते थे। वो उस बारे में रिसर्च करने की और उस प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करते थे। कोशिश करने में इस कमी का सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। गरीब लोग गरीब दिखते हैं, जिस वजह से वो औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वो कमज़ोर और ज़रूरतमंद दिखाई देते हैं, इसलिए लोग उनके साथ उसी तरह से पेश आते हैं। अगर आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो लोग आपके साथ अलग तरह से पेश आते हैं। लेकिन अमीर दिखने के लिए इंसान को किस तरह से तैयार होना चाहिए? आपको ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छे और महंगे कपड़ों से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस आपकी चालढाल और बिहेवियर में झलकना चाहिए। ये आपकी उस इमेज से आता है जो आप दूसरों को दिखाते हैं। इसलिए आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। इसके लिए आपको कोई महंगा आउटफिट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्काउंट या सेल से एक डिसेंट सा सूट खरीद सकते हैं या उसे रेंट पर ले सकते हैं। एक बार रिचर्ड का पहला जॉब इंटरव्यू एक कसीनो में हुआ था। इसके लिए उन्होंने एक डिस्काउंट स्टोर से एक फैंसी जैकेट और एक बोटाई खरीदी। रिचर्ड बो बांधने की तब तक कोशिश करते रहे जब तक उन्होंने उसे ठीक से बांधना सीख लिया। इंटरव्यू वाले दिन रिचर्ड एक ट्रेनी कम और जेम्स बॉन्ड की तरह ज्यादा लग रहे थे। भले ही उनका ड्रेस कोड गलत था, लेकिन उन्होंने अच्छा इंप्रेशन जमाया था। रिचर्ड को वो जॉब मिल गई थी क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाने के साथ साथ वो वहां पूरी तैयारी के साथ गए थे। बाद में उन्होंने ब्लैक कलर का एक सिंपल सा सूट खरीद लिया था। अगर आप महंगे कपड़े पहनकर कॉन्फिडेंटली बिहेव करेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप सच में वैसे ही हैं और वो आपके साथ उसी के हिसाब से पेश आएंगे। अगर आप गरीब दिखेंगे तो लोग आपको खराब सर्विस ही देंगे। आप अपने बजट में रहकर भी अच्छे से ड्रेस अप कर सकते हैं। सही और साफ सुथरे कपड़े पहनिए। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए अपने नाखून को साफ रखिए, अच्छा सा हेयर कट कराइए और थोड़ा एफर्ट लगाइए। डिसाइड योर एटीट्यूड टू रिस्क। आपने ऐसे किसी शख्स को जरूर देखा होगा जिसने किसी चीज में इन्वेस्ट किया था और फिर उसका सारा पैसा डूब गया था। उसके इस एक्सपीरियंस को देखकर आपको भी डर लगने लगा। इसलिए आप सिर्फ अपनी डेली लाइफ पर ही फोकस करने लगे। बड़े रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके या फिर हर पैसे को सोच सोच कर खर्च करने से आपका पैसा कभी नहीं बढ़ पाएगा। शायद आपको ऐसा स्कीम अट्रैक्टिव लग सकते हैं जो आपको बहुत पैसा कमाने का मौका देते हैं, लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। रिस्क को लेकर आपका एटीट्यूड आपके प्लान को और आसान बनाने में मदद करेगा। ये आपको इस बात को जानने में मदद करेगा कि आप अपने प्लान को किस स्पीड से आगे ले जाना चाहते हैं, एक खरगोश की तरह या फिर एक कछुए की तरह। ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो रिस्क को लेकर आपके एटीट्यूड को डिसाइड हैं। सबसे पहले अपनी उम्र पर ध्यान दीजिए। अगर आप यंग हैं तो चीज़ें अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं भी हुई तो भी आप इस रिस्क को आसानी से झेल सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी फैमिली की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना होगा। अगर आपके ऊपर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं है या फिर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप आसानी से रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं या आप पर कुछ लोग डिपेंडेंट हैं तो आपको सोच समझकर रिस्क लेना चाहिए। तीसरा, अपने एसेट और इनकम को इवैल्यूएट कीजिए। इसके बाद अपने पैसे के उस हिस्से को कैलकुलेट कीजिए जिस पर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आपके पास जितना ज्यादा एसेट और इनकम होगा, आपका रिस्क उतना ही कम होगा। किसी एक इन्वेस्टमेंट में अपना पूरा पैसा मत लगाइए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। चौथा,
इस बात के बारे में भी सोचिए कि आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं। आप जितना रिस्क लेते हैं उसके लिए आपको काम भी करना होता है। अपना कदम आगे तभी रखिए जब आप पूरी तरह श्योर हों कि आप उससे जुड़ा प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। 5वां, रिस्क के रिटर्न के टाइम को भी अच्छे से स्टडी कीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम पर रिटर्न देती हैं। इस बात को सोचिए कि रिस्क लेकर आप कितनी जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 6, किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण पैसा डूबने का रिस्क बढ़ सकता है। आखिर में ये सोचिए कि अपनी जिंदगी में होने वाले चेंजेस के प्रति आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब चीजें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती हैं तो क्या आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं या अपने जोश को बरकरार रखते हैं? रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका नतीजा खराब ही होगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप नहीं जानते कि कल क्या हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेते वक्त खुद को मेंटली प्रिपेयर भी कीजिए। लर्न द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। अमीर बनने के रास्ते में आपको दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ सकता है। आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रोपोज्ड आइडिया से सभी पार्टी को फायदा होगा। ऐसे में डील पक्का करने वाले स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस डील का हिस्सा बनने से आप सभी को खुश करना चाहते हैं। डील मेकिंग के आर्ट को सीखने के लिए आपके पास जो भी है उसे लेकर कॉन्फिडेंट रहिए, ज्यादा डिमांड करने या मांगने की कोशिश कीजिए और अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए उन चीजों को ट्रेड कीजिए जो आपके पास हैं। काइल मैकडोनाल्ड नाम के एक कैनेडियन ब्लॉगर ने अपने डील मेकिंग स्किल से एक लाल रंग के पेपर क्लिप को 9 महीनों में एक घर में बदल दिया था। जी हाँ, काइल मैकडोनाल्ड ने एक वेबसाइट बनाई जहां उन्होंने एक लाल रंग के पेपर क्लिप के बदले में कुछ भी लेने के लिए तैयार थे। जैसे रेड पेपर क्लिप के एक्सचेंज में उन्होंने एक फिश शेप वाला ग्रीन पेन लिया था। इसके बाद काइल ने उस पेन के बदले में स्माइली फेस वाला डोरनॉब लिया, जिसे उन्होंने एक पोर्टेबल बारबेक्यू ग्रिल के बदले दे दिया। इसी तरह उनका ट्रेड चलता रहा। आखिर में उन्होंने एक रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कोलोराडो में 1 साल के लिए एक घर लीज पर ले लिया। एक घर खरीदने में लोगों को सालों लग जाते हैं। काइल मैकडोनाल्ड्स ने सिर्फ 11 डील्स में एक घर खरीद लिया था। उनकी कहानी से ये पता चलता है कि आपको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि शुरुआत करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, भले ही वो छोटी क्यों ना हो, उसके लिए ओपन रहिए। आपको हमेशा सिचुएशन और लोगों की डिमांड के हिसाब से ढलने के लिए फ्लेक्सिबल बनना होगा। किसी डील का असली मकसद जानने के लिए एक गोल सेट कीजिए और इसके बाद उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से काम कीजिए। अलग अलग बैकग्राउंड और फील्ड के लोगों के साथ एक नेटवर्क बनाइए और आखिर में फ्री पब्लिसिटी का फ़ायदा उठाइए, खासकर इंटरनेट और सोशल मीडिया का। अगर आप डील मेकिंग का आर्ट सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसकी दूसरे लोगों को ज़रूरत हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मटेरियल चीज़ ही हो। ये आपका स्किल, नॉलेज, टाइम या एफर्ट भी हो सकता है। अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च कीजिए जो आपकी चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आखिर में इस बात को सोचिए कि अपनी सर्विस के बदले आप उनसे क्या मांग सकते हैं। गेट समवन टू डू दी स्टफ यू कांट। मान लीजिए कि और पैसा कमाने के लिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं। आपकी कंपनी आप अकेले तो चला नहीं सकते। एक सक्सेसफुल कंपनी में पैसे को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती है। शायद आपके पास पहले से ही वो स्किल्स और नॉलेज होगी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सीख सकते हैं। एक नए स्किल को सीखने में सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें वक्त लगता है और ये भी हो सकता है कि ये आपके मौजूदा स्किल जैसा ना हो। इसलिए इसके बदले जो काम आपको अच्छे से आता है उसे खुद कीजिए और जो काम आपको नहीं आता वो दूसरों से करवाइए। इस बात को सीखिए कि अपनी टीम के लिए सही लोगों को कैसे चुनें। सबसे पहले इस बात का फैसला कीजिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ करना चाहते हैं। दूसरा, ये बात क्लियर रखिए कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्हें किसी टास्क के बारे में डिटेल में बताइए और ये भी बताइए कि उसके लिए आप उन्हें कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं। तीसरा,
अपने टीम के मेंबर्स का ख्याल रखिए। वो इंसान है, आपके गोल्स को पाने का कोई टूल नहीं। उनके प्रोफेशन हेल्थ का ध्यान रखिए। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम मत दीजिए। चौथा, उन्हें अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्म करते रहिए और मोटिवेटेड रखिए। आपको अपनी टीम में लॉयल्टी और इंस्पिरेशन को बढ़ावा देना है, यहाँ तक कि फेलियर के वक्त में भी। पांचवा, अपनी टीम के साथ अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज शेयर कीजिए। उनका फ्यूचर आपके प्लान के सक्सेस पर डिपेंड करता है। छठा, आपकी टीम में अगर कोई गलती करता है तो उसे ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। सातवां, अपनी टीम की मेहनत और कंट्रीब्यूशन के लिए उनकी तारीफ करते रहिए। याद रखिए कि तारीफ करना और पैसा लोगों को मोटिवेट करने का सबसे असरदार टूल है। आठवां, रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए। लोगों से इम्पॉसिबल चीज़ों को हासिल करने की आशा मत कीजिए। नौवां, उनके सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए। पूरी लगन के साथ काम कीजिए और अपने एग्जाम्पल की मदद से हाई स्टैंडर्ड सेट कीजिए। ऐसा एग्जाम्पल बनिए जिसे आपकी टीम रिस्पेक्ट के साथ देख सके। आखिर में याद रखिए कि आप उनके लीडर हैं, दोस्त नहीं, इसलिए कुछ बाउंड्रीज, डिग्निटी और अथॉरिटी भी मेंटेन कीजिए। अगर आप इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सही लोग मिलेंगे और आप उनके साथ इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। आपको शायद ऐसे और तरीके मिल सकते हैं जो आपके लिए काम करते हों, तो उन्हें अपनाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए और खड़ूस और इनसेंसिटिव बॉस मत बनिए। अपने एम्प्लॉयीज़ को माइक्रो मैनेज मत कीजिए, यानी उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में टोकिए मत। उन्हें थोड़ी आज़ादी दीजिए। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। क्या आपके ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? शायद आप उन चेक के बारे में भूल गए होंगे या फिर उन्हें कैश कराने का आपको वक्त नहीं मिला होगा। हम इस पैसे को अपनी सेविंग्स मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम इस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसका सही इस्तेमाल न करके अपने पैसे बर्बाद करने के दोषी हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपको अपने पैसे का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है, तो आइए आपको कुछ टिप्स देते हैं। सबसे पहले, अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसे को इनएक्टिव मत रखिए। उसे वहां रखने से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इसके बजाय अपने पैसे को हाई इंटरेस्ट देने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना कम है, इससे आपको इनकम होगी। कुछ नहीं से तो कुछ मिलना ज्यादा बेहतर होता है। टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में आप अपने पैसे को ऑनलाइन बैंकिंग से आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। अपने करंट इंटरेस्ट रेट से सैटिस्फाइड मत रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे कुछ बेहतर मिल जाए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो फैसला लेने में देरी मत कीजिए। अपने मौजूदा अकाउंट से अपने पैसे को दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि हर महीने की इनकम वैल्यूएबल है। तीसरा, उन सभी सर्विसेज के बारे में रिसर्च कीजिए जिनके लिए आप पैसा दे रहे हैं। इन सर्विसेज के लिए हमेशा ज़्यादा सस्ते ऑप्शन अवेलेबल होंगे। सिर्फ सर्विस के नाम के लिए पैसा मत दीजिए। पैसा उस चीज़ के लिए दीजिए जो आपको सच में मिल रहा है। किसी भी सर्विस के डिटेल और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको किसी क्लॉज पर डाउट है तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगिए। इस बात को अच्छे से समझिए कि आपको उन सर्विसेज से क्या क्या मिलेगा। चौथा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे खाली मत छोड़िए। उसकी वैल्यू शायद बढ़ सकती है, लेकिन उसे खाली छोड़ने से आपको उसका वैल्यूएबल रेंटल इनकम नहीं मिल रहा है। जब कुछ सालों में आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपने वो प्रॉफिट मिस कर दिया जो आपको उससे हर महीने मिल सकता था। भले ही रेंटल इनकम प्रॉपर्टी के सेल्स से मिलने वाली इनकम से कम होती है, लेकिन ये छोटा अमाउंट भी क्यों छोड़ना। पांचवां, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी वैल्यू बढ़ती हो और जो काम का भी हो। जैसे एक पुरानी क्लासिक कार की वैल्यू समय के साथ बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आप उसे चला भी सकते हैं। दूसरी तरफ, आपकी दीवार पर लगी एक पेंटिंग की वैल्यू भी बढ़ सकती है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर सकते।
छठा, दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। पैसा कमाने के मौजूदा तरीकों से सैटिस्फाइड मत होइए। इम्प्रूव, प्रोग्रेस और आगे बढ़ने के लिए नए तरीकों को ढूंढते रहिए। सातवां, अपने काम को कल पर मत टालिए। अपने कामों को आज ही पूरा कीजिए। अगर आप अपने बैंक में 4 महीने तक पैसा नहीं डालेंगे और उसे होल्ड करके रखेंगे तो आप उन 4 महीनों का इंटरेस्ट खो देंगे। आखिर में यूं ही पड़ा हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर आपका पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया गया है तो आप वक्त के साथ उसकी वैल्यू खो देंगे। अपने पैसे को चेक या कैश के फॉर्म में ना रखें क्योंकि वो पैसा बर्बाद हो रहा है। चेक दी स्मॉल प्रिंट। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाल ही में खरीदे हुए शूज आपको फिट नहीं आ रहे हों और इसलिए आप उन्हें स्टोर में वापस करने जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इसके पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते? या फिर आपने अपनी दवाइयों पर एक छोटा सा प्रिंट देखा कि उसे लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बीमार हुए तो इसके लिए आप कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। या फिर आपने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा और उस पर यह लिखा है कि अगर आपने उसकी सील खोली तो आपको उसके अग्रीमेंट को मानना होगा, लेकिन आप सॉफ्टवेयर को चलाए बिना उसे टेस्ट नहीं कर सकते और उसे चलाने के लिए आपको सील तो खोलना ही होगा। ये स्मॉल प्रिंट के एग्जाम्पल हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी के ऑफर में शामिल हो सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी पर केस करना चाहते हैं तो ये स्मॉल प्रिंट कोर्ट हियरिंग में आपके खिलाफ जा सकते हैं और आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी ने अपनी जिंदगी के 5 साल के बदले में एक शैतान को अपनी आत्मा बेच दी। उस आदमी ने सोचा कि ये एक अच्छी डील है और डील पक्की कर दी। लेकिन उसने उस डील से जुड़ी डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया और स्मॉल प्रिंट को भी नहीं पढ़ा। उस शैतान ने आदमी की जिंदगी के पहले 5 साल ले लिए। इंसान की लाइफ के पहले 5 साल उसकी डेवलपमेंट के सबसे इम्पोर्टेंट साल होते हैं। उन सालों को खो देने से उस आदमी को जो उसे मिला था उससे कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। अमीर बने रहने के लिए स्मॉल प्रिंट के बारे में बहुत सावधान रहिए। सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। दूसरा, उन छुपे हुए क्लॉज को ढूंढिए जो कॉन्ट्रैक्ट के असली मीनिंग को बदल सकते हैं। ये छुपे हुए क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट के मतलब को बदल सकते हैं ताकि आपसे ज्यादा फायदा दूसरी पार्टी का हो। तीसरा, पेनल्टी क्लॉज को ध्यान से देखिए। ये क्लॉज बताते हैं कि अगर आपने पेमेंट करने में देर की या फिर पेमेंट नहीं कर पाए तो आप पर किस तरह की पेनल्टी लगाई जाएगी। स्मॉल प्रिंट को चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर उसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना होता है। इसमें आप डिटेल देखने के लिए उसे स्कैन करते हैं। अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पसंद नहीं आते हैं तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। इसके बजाय आप दूसरे ब्रांड्स को चेक करते हैं। उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा वक्त लेकर ध्यान से पढ़िए, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। अगर किसी भी क्लॉज से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो ये एक वार्निंग की तरह है। उस क्लॉज के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगिए। अगर आप फिर भी उस क्लॉज से सैटिस्फाइड नहीं हैं तो उस डील को छोड़ दीजिए। डोंट स्पेंड इट बिफोर यू हैव गॉट इट। कई लोग किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आज उस पैसे को खर्च करने लगते हैं जो अभी तक उनके पास आया ही नहीं है। बिलबोर्ड और सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले ऐड के कारण आज कुछ खरीदने की इच्छा को दबाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो आइए सीखते हैं कि इसे कैसे कंट्रोल करना है। सिर्फ आज का बजट बनाइए। कल और कल होने वाले प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए। सिर्फ ये देखिए कि आज आपकी पॉकेट में क्या है और उसी हिसाब से खर्च कीजिए। इस बात को पूरी तरह भूल जाइए कि लोगों को और आपको क्या लगता है कि आपको फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। ये हजारों और लाखों का बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर पैसों का नुकसान भी। कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। कुछ लोग अपने बजट में टैक्स जैसे इम्पोर्टेंट खर्चे डालना भूल जाते हैं। उस टैक्स का ध्यान रखिए जो आपको देने ही देने हैं। उस पैसे को एक तरफ रख दीजिए और फिर बचे हुए पैसे पर ध्यान दीजिए। लोगों से या फिर बैंक से तब तक लोन मत लीजिए जब तक ये बहुत ज़रूरी ना हो और आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचा हो।
ये सोचकर आज किसी से पैसा मत लीजिए कि आप कल होने वाली कमाई से आप उसे लौटा देंगे। फ्यूचर इनकम को खर्च करने के कई नुकसान हैं, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि फ्यूचर में आपकी कितनी इनकम होगी। ये आपकी उम्मीद से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। अपनी इनकम को एडवांस में खर्च करना शायद आपके लिए एक आध बार ठीक साबित हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी आपको इसका पछतावा ज़रूर होगा। उस वक्त का इंतज़ार मत कीजिए। इससे आपको वक्त से फाइनेंशियल प्लानिंग ना करने या फिर बिना सोचे समझे एक्शन लेने की आदत लग जाएगी। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने फ्यूचर इनकम से खरीदी है, शुरुआत में वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जल्द ही वो पुरानी हो जाएगी, टूटने लगेगी और शायद आप उसे भूल भी जाएंगे। अपनी इच्छा को खुद पर हावी होने मत दीजिए और उसे पूरा करने के पीछे मत भागिए। अगर आप पैसे को एडवांस में खर्च करने की आदत को ऐसे ही बढ़ावा देते रहेंगे तो आप सच्चाई से दूर हो जाएंगे। अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो इस 4 पॉइंट प्लान को फॉलो कीजिए। सबसे पहले खुद से पूछिए कि क्या आपको उस आइटम की आज ही जरूरत है या फिर आप इसे बाद में भी खरीद सकते हैं। दूसरा, खुद से पूछिए कि क्या उस सामान को कल आने वाले पैसे से खरीदना सही होगा या क्या वो इस लायक है कि उसे फ्यूचर इनकम से खरीदा जाए। तीसरा, रिस्क फैक्टर के बारे में सोचिए। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए अभी से कमिटमेंट कर दी और किसी और काम के लिए आपको अपनी फ्यूचर इनकम की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा। और आखिर में ये सोचिए कि अगर आपके पास कल एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा ही नहीं हुआ तो क्या होगा। कंक्लूजन। इस समरी में रिचर्ड टेम्पलर ने ऐसे सिंपल रूल्स बताए हैं जो अमीर बनने के लिए आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले, आपने सीखा कि पैसा किसी से भेदभाव नहीं करता है और कोई भी अमीर बन सकता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच सकते। हर दिन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है। आप जितना चाहें उतनी अपॉर्चुनिटीज को ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, आपने सीखा कि ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो इतने आलसी हैं कि इसके लिए काम ही नहीं करना चाहते। जो लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं वो अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन उनके तरीके उन्हें सक्सेसफुल होने में मदद करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसके बजाय आपको एक प्लान पर पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। आपकी मेहनत बहुत जल्द रंग लाएगी। तीसरा, आपने प्राइस और वैल्यू के फ़र्क को समझा। सेलर किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस सेट करता है, लेकिन उसका वैल्यू कंज्यूमर डिसाइड करता है। लोगों के स्किल और नॉलेज की वैल्यू को पहचानना सीखना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने एक्सपर्टीज की वैल्यू को समझना भी बहुत ज़रूरी है। चौथा, आपने सीखा कि कॉन्फिडेंट दिखने और अच्छे कपड़े पहनने से आपको अमीर बनने में मदद मिलती है। लोग आपके साथ वैसे ही पेश आएंगे जैसे आप खुद के साथ आते हैं। अगर लोगों को ये लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि आप लापरवाह या बेपरवाह किस्म के हैं तो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बेहतर करने के लिए आपको कोई मौका नहीं देगा। पांचवा, आपने सीखा कि रिस्क को लेकर आपको अपना एटीट्यूड कैसे रखना चाहिए। रिस्क लेने से पहले आपको इन बातों पर ध्यान देना होगा कि जिंदगी में आप कहाँ खड़े हैं, आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी उम्र क्या है या फिर आपके करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है। छठा, आपने डील मेकिंग के आर्ट के बारे में सीखा। उस चीज़ को पहचानिए जो आपके पास है और जिसकी दूसरों को ज़रूरत हो सकती है। इसके बाद इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपके प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर क्या सोचती है या वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। खुद को ज़रूरत से ज़्यादा या कम कभी मत बेचिए। सातवां, आपने सीखा कि अपने गोल के लिए सही लोगों को कैसे चुना जाए और लंबे वक्त तक उन्हें अपने साथ कैसे रखा जाए। आपके पास सब कुछ करने का स्किल नहीं है। जिन कामों में अच्छे नहीं हैं उन्हें दूसरों को सौंप दीजिए। आठवां, आपने सीखा कि पैसे को जमा करके रखने से पैसा बर्बाद ही होता है। आपको अपने पैसे को खुद के लिए काम करवाना होगा। स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे को बढ़ते हुए देखिए। नौवां, आपने सीखा कि स्मॉल प्रिंट को नज़रअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट के हर क्लॉज को सावधानी से पढ़ना चाहिए। आखिर में,
आपने सीखा कि आपको ऐसे पैसे के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए जो अभी तक आया नहीं है। आपको आज अपने पास मौजूद चीज़ों को असेस करना चाहिए और उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके आप पैसों से जुड़ी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर अपने फाइनेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। याद रखिएगा कि कोई भी अमीर बन सकता है। ये सिर्फ एक बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को कैसे हैंडल करते हैं। इन रूल्स को अप्लाई कीजिए और अपने पैसों के बॉस बनिए।